Bismillahirrahmanirrahim. I am Hassan Jamal, your teacher of course International Business and Finance. अच्छा, ये वो पेपर है जो मैंने आप लोगों को डिस्कशन के लिए दिया था, ठीक है। इस पेपर को डिस्कशन के लिए देने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि आपको ये पेपर 100% समझ आ जाएगा या आप इसे मेमोराइज कर लेंगे, लेकिन बेसिक आपको, और ना ही इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई रिसर्च पेपर दिया जाएगा जो AIOU की पॉलिसी है। ये पेपर आपको इसलिए दिया गया क्योंकि आपने आगे जब थीसिस करना है, आपको कोर्स वर्क में बेसिक आइडिया हो कि थीसिस में आपने करना क्या है और रिसर्च का एक लुक कैसा होता है एक्चुअली, क्योंकि आप लोग सारे मास्टर्स करके आए हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्टडी में गैप रहा होगा। तो बेसिकली ये जो पेपर है ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि रिसर्च पेपर का लुक कैसा होता है। अच्छा, आपको जो है ना, मैंने अब क्लास के अंदर डिस्कस करके बेसिक फॉर्मेट समझाया है कि रिसर्च पेपर का बेसिक फॉर्मेट कैसा होता है जनरली। अब ये उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ये जो पेपर है, देखें, सबसे पहले जो फोकस का पॉइंट है, आपका टाइटल ना अट्रैक्टिव होना चाहिए और आपका जो पेपर का टाइटल है वो पूरा डेमोन्स्ट्रेट करे कि जो भी उसका रीडर हो उसको टाइटल देख के ही पता चल जाए कि एक्चुअली इस पेपर का पर्पस क्या है। तीसरा, अब इस पेपर का टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एफिशिएंसी ऑफ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग फर्म। तो मुझे देख के पता चल रहा है कि बेसिकली क्या देखा गया होगा इस पेपर में देखा गया होगा क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, वीक होती हैं, उसका उस कंपनी की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एफिशिएंसी पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, और ये टेस्ट किधर किया गया होगा, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग फर्म में। ठीक है, ये मुझे देख के पता चल रहा है। उसके बाद जो पोर्शन आता है किसी भी पेपर का, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट में पर्पस भी उसका ब्रीफली लिखा होता है, उसको मेथोडोलॉजी लिखा होता है कि कौन सी स्टडी की किस पीरियड को कवर करती थी। ठीक है, फाइंडिंग्स के बारे में बेसिक लिखा होगा। बेसिक फाइंडिंग क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई रोल प्ले कर रही है वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को अफेक्ट करने के लिए कि नहीं। आप वन लाइनर पढ़ भी लें, फाइंडिंग ऑफ स्टडी इंडिकेट दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्ले सम रोल इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी कि इसने फाइंडिंग्स में ये बता दिया आपको वन लाइनर। आगे नेक्स्ट में फाइंडिंग उसने डिटेल में डिस्कस की होंगी, लेकिन पहले एब्स्ट्रैक्ट दे दिया कि जिस यूजर के पास टाइम ना हो वो एब्स्ट्रैक्ट में देख ले एक्चुअली स्टडी थी क्या और उसकी फाइंडिंग्स क्या है, और उसने मेथोडोलॉजी के बारे में भी ब्रीफली डिफाइन कर दिया। फिर स्टडी इम्प्लीकेशन भी उसने लिख दी कि कोरिलेशनल स्टडी थी और एसोसिएशन चेक की गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, जो मैंने टाइटल देख के भी अंदाजा लगा लिया था, लेकिन अगर लेमैन यूजर है तो उसके लिए उसने लिख दिया। उसके अलावा उसने ओरिजिनलिटी लिखी कि क्या चीज ऐसी है जो एक्चुअली रिसर्चर ने की। रिसर्च की एक प्राइम रिक्वायरमेंट होती है दैट इट शुड नॉट बी री इन्वेंटिंग द व्हील, कि ऐसा काम जो पहले हो चुका है वो दोबारा करने का क्या फायदा। अगर मुझे ये पता है कि सर दर्द के लिए पैनाडोल यूज होती है तो दोबारा पैनाडोल को इन्वेंट करने का क्या फायदा। सिंपली फॉर्मूला पता है उसको, आप बिजनेस पर्पस के लिए प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करें वो एक अलग बात है, लेकिन उस पर रिसर्च करने की कोई लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक उसकी होती है कि कोई ऐसी चीज की जाए जो पहले से रिसर्च ना हो चुकी हो। तो उसने ओरिजिनलिटी भी लिखी हुई है, द रिसर्च द स्टडी contributes to the literature on the factors that improve the efficiency of working capital management, in particular on the association between several features of corporate governance and the efficiency of working capital management. The finding may be useful for managers, investors, financial management consultant and other stakeholders. वो ये बता रहा है ये पहली बार अमेरिका में टेस्ट किया गया है कि वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी का कोई इफेक्ट होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इफेक्ट होता है वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी पे या नहीं। और उसने साथ में ये भी बता दिया कि फाइंडिंग्स के लिए किसके लिए फायदेमंद है, फाइनेंशियल मैनेजर, इन्वेस्टर, इसके जो यूजर्स हैं उसके बारे में भी उसने बता दिया कि इन लोगों को इस पेपर की जो फाइंडिंग है वो इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और एप्लीकेबल भी लगेगी। एक और बात याद रखिएगा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये पेपर के स्टार्ट में दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब भी आप कोई स्टडी
खुद कंडक्ट करेंगे या थीसिस राइट कर रहे होंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा सबसे एंड में जाता है, क्योंकि ये सब कुछ मैं तब लिख सकता हूँ जब मैंने मेथडोलॉजी भी फाइनल कर ली हो, फाइंडिंग्स भी आ गई हो, कंक्लूजन भी आ गया हो, तो ये सारा कुछ होगा मेरे पास, तो मैं इसका मतलब पेपर मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखूंगा। तो ऑल्दो कि एब्स्ट्रैक्ट सबसे स्टार्ट में दिया जाता है लेकिन ये लिखा सबसे एंड में जाता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं इस पेपर के इंट्रोडक्शन में। जैसा कि हमें पता है कि ये पेपर हमें इसका पर्पस क्या है कि ये देखना चाह रहा है पेपर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि इट इज द प्रैक्टिसेस बाय फर्म्स आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल, जैसे कि सीईओ एक अकेला जिम्मेदार है या चेयरमैन और सीईओ का रोल डिवाइडेड है, ऑडिट कमेटी इन एग्जिस्टेंस है कि नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे एग्जीक्यूटिव नेचर के हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव नेचर की, ये सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस हैं। जो लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक को वैसे पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकली, उनको इस बारे में पता होगा। रिसर्च हमेशा उसी टॉपिक पे की जाती है जिसपे आपको बेसिक आइडिया हो। तो अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो डोंट बी कंफ्यूज, ये आपका रिसर्च टॉपिक नहीं है, इस पेपर का रिसर्च टॉपिक है। आप उस पर कंडक्ट करेंगे जिसका बेसिक आइडिया होगा या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसी तरह वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एफिशिएंसी क्या है? वर्किंग कैपिटल कहा जाता है नॉर्मली आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को या उसके नेट को। तो उसकी बेसिस पे उसके जो रेशियोज यूज होते हैं जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियोज बोलते हैं, उसको यूज करके इसने दोनों का फैक्ट चेक किया होगा। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली बैकग्राउंड दिया जाता है कि आखिर पहला तो ये बताया जाता है कि बैकग्राउंड क्या है। तो उसने एक बैकग्राउंड दिया हुआ है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, working capital is essential for most firms. The management of working capital in the context of this study refers to the management of current assets and current liability, etc. etc. उसने पहले कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, फिर उसने जनरल एनवायरनमेंट में कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, फिर उसने आपको इन वेरिएबल के मुतालिक जो कॉन्टेक्स्ट है, और स्पेशली अगर अमेरिका में कंडक्ट हुई तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ होगा। इंट्रोडक्शन में हमेशा सबसे पहला जो फोकस होता है, आपने एनवायरनमेंट के बारे में बताना है, फिर आपने वेरिएबल के एनवायरनमेंट के बारे में बताना है, फिर आपने जनरल अगर कोई रीसेंट स्टडीज है या फिर उसके कोई सब कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आप बताना चाहते हैं तो वो आप बताएंगे। थ्योरेटिकल कोई सपोर्ट है नॉर्मली लिटरेचर में लिखी जाती है, लेकिन अगर बहुत ही कोई प्राइम चीज है तो आप इंट्रोडक्शन में ही बता दें और लिटरेचर में डिटेल दे दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंट्रोडक्शन में कवर होगी वो ये होगा कि ये स्टडी की नोवेलिटी क्या है या ओरिजिनलिटी क्या है या रिसर्च गैप क्या है। तो रिसर्च गैप हमेशा इंट्रोडक्शन के नॉर्मली एंड में ही दिया जाता है। अगर आप थीसिस कर रहे हैं तो ये अलग हेडिंग के साथ आ जाएगा, थीसिस में इसकी अलग हेडिंग आ जाएगी जिसको हम रिसर्च गैप कहते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर के एंड में बगैर हेडिंग्स के दे दिया जाता है। इसी तरह एक बात मैं बताना स्किप करके थे, एब्स्ट्रैक्ट लिखने के भी दो तरीके होते हैं। फॉर्मेट यही होता है, एक तरीका होता है जो सामने आपके आया हुआ है कि आप हेडिंग्स डाल के लिखने, पर्पस, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, रिसर्च लिमिटेशन, ओरिजिनलिटी, कीवर्ड्स तो खैर एंड में ही आएंगे, लेकिन आप चाहें तो उसको वन पैरा में भी लिख सकते हैं और इसके अंदर हेडिंग्स एक्सक्लूड कर दें। तो ये भी एक मेथड होता है, कई जर्नलिस्ट को फॉलो करते हैं, कई उनको फॉलो करते हैं। इसी तरह इस पेपर में बेसिकली उसने क्या किया हुआ है कि उसने आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एनवायरनमेंट के बारे में बताया हुआ है, वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी के एनवायरनमेंट के बारे में बताया, उसके सब कंपोनेंट्स के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा था अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अकाउंट्स पेएबल, कैश कन्वर्जन साइकिल। जो लोग फाइनेंस या उसको समझ सकते हैं कि ये सारा कुछ वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी की मैनेजमेंट और उसकी एफिशिएंसी का ही पार्ट होता है, उसके रेशियो में। और उसने फिर उसके बाद ओरिजिनलिटी बताई है इसकी। नॉर्मली इसने यहाँ पे रिसर्च पेपर का रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन अच्छे रिसर्च पेपर वही होते हैं जिसका गैप रीसेंट पास पेपर से लीड किया गया हो। किसी ने अगर 2020 में रिसर्च किया तो 2019 के पेपर में किसी ने रिकमेंड किया हुआ हो कि ये गैप एग्जिस्ट करता है और इसको एड्रेस किया जा सकता है, जिसको हम थ्योरेटिकल गैप कहते हैं। और ये इतना स्ट्रॉन्ग गैप होता है कि अगर किसी रिसर्चर ने अपने पेपर में, अच्छे पेपर में लिख दिया कि ये गैप एग्जिस्ट करता है, तो कोई भी पैनल मेंबर इसको आर्ग्यू नहीं कर सकता कि ये गैप नहीं है, क्योंकि पब्लिश्ड है, अच्छे ऑथेंटिक फोरम पे पब्लिश्ड है, तो वहां पे ये गैप जस्टिफाइड है। उसके बाद लिटरेचर में आते हैं। लिटरेचर में जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, लिटरेचर में आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर आपको बताया होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपको बताया गया होगा
कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एलिमेंट्स के बारे में, इन दोनों की जो सपोर्टिव थ्योरी है, जिस तरह वर्किंग कैपिटल की कोई सपोर्टिव थ्योरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरी है। नॉर्मली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर थ्योरी देखा जाए तो जेंसन एंड मैकलिन की एजेंसी थ्योरी जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव है, उसके बारे में कहीं इसने डिस्कस किया हुआ होगा। तो जो थ्योरेटिकल सपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। फिर उसके बाद वेरिएबल का कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसके बारे में एग्जिस्ट दिया जाता है। जैसे कि इसने आपकी, अगर मैं यहाँ पे ब्रीफली पढ़ूं तो उसने लिखा है द रोल ऑफ सीओ डुअलिटी बोर्ड साइज एंड ऑडिट कमेटी इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सीओ डुअलिटी एंड बोर्ड साइज हेल्प इन मेंटेनिंग एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और आगे इसने रेफरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब ये सारा जो आर्ग्यूमेंट है इसका अपना नहीं है, किसी रिसर्च पेपर का है। तो जितने पास पेपर रिसर्चेज में, लिटरेचर में जो रेफरेंसेस या जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड हैं लिटरेचर रिव्यू में, उन सारों को रिपोर्ट किया जाएगा कि ये लिटरेचर एग्जिस्ट करता है और ये आपके अपने टॉपिक को भी सपोर्ट कर रहा है। यही चीजें हैं जो लिटरेचर में दी जाएंगी और आपका थ्योरेटिकल सपोर्ट आ गई। और एंड में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो यहाँ नहीं दिया गया, कई पेपर में दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता। अगर तो एचआर का पेपर है तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो होता है डायग्रामेटिकली इसको बताया जाता है कि आपके वेरिएबल का रिलेशनशिप कैसा है। उसके बाद मेथडोलॉजी की बात करें तो ये एक पेपर है जिसके अंदर मेथडोलॉजी में एग्जैक्ट बताया हुआ है कि स्टडी बताया जाता है, स्टडी किस टाइप की है, सब वेरिएबल कौन कौन से यूज किए गए, उन वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया गया, इन सारे वेरिएबल की जो डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे दे दी गई हैं। अच्छा, उसके बाद उसने ये भी बताया कि डेटा कब से कब तक का कलेक्ट किया। उसने बताया कि मैंने जो है ना लिस्टेड कंपनीज का 500 के करीब एनुअल रिपोर्ट देखी है। जो भी मेथडोलॉजी है, जिस जिस तरीके से एनुअल रिपोर्ट से लिया हुआ है तो एनुअल रिपोर्ट का बताएंगे, अगर फिजिकली जाके कोई स्केल से क्वेश्चनर से लिया गया है तो क्वेश्चन का बताएंगे। तो उसने बताया हुआ है कि मैंने 500 फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को स्टडी किया 2009 से लेके 2011 तक उसका स्पैन था, यानी कि 3 सालों की जो रिपोर्ट्स हैं वो उन्होंने स्टडी की। उनमें से उसने कहा कि 180 जो रिपोर्ट्स थी वो उसको यूजेबल लगी, उसका जो डेटा था उसका अवेलेबल था, जो जो डेटा उसको चाहिए था, शायद ठीक है। उसके अलावा उसने आपको बताया कि जो फर्म्स हैं उसका इस तरह का मतलब जो फर्म्स उसने यूज की हैं उनमें से 30 फर्म्स जो हैं वो कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, 2 सर्विस प्रोडक्ट्स सर्विसिंग कंपनी थी, 10 जो फर्म्स हैं वो यूटिलिटीज से रिलेटेड थी। और उसने फिर आगे आपको जितनी भी जो उसने 180 फर्म्स यूज की हैं उसकी पूरी क्लासिफिकेशन देती। तो आपने भी जब रिसर्च करनी है, रिसर्च पढ़नी है, आपने पूरी मेथडोलॉजी को डिटेल में बताना है कि सैंपल क्या था, पॉपुलेशन क्या थी, सैंपल क्या था, कितने सालों का डेटा था, किस तरह कलेक्ट किया, मेजरमेंट क्या थी वेरिएबल के लिए, सब वेरिएबल कौन कौन से यूज किए। फिर उसने एक रिग्रेशन मॉडल दे दिया। ये भी आपको एग्जैक्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपने अगर स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन पढ़ा है तो आप उसको रिकॉल करें। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो ये देख लें। यहाँ पे उसने ये y है जो आपका स्टैट्स में y होता था वो a आ रहा है और बाकी डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उसने एक इकोनोमेट्रिक मॉडल बना दिया और उसको समझाना मेरा पर्पज नहीं है क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी वेरिएबल आप यूज करेंगे उसकी प्रॉपर मेजरमेंट आप अपने पेपर में मेंशन करेंगे, टेबल की फॉर्म में मेंशन करें तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल ले लूं, करंट रेशियो उसने लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ एवरेज कैश को, सॉरी कैश होल्डिंग को उसने लिखा हुआ है लॉग ऑफ एवरेज कैश को कैश होल्डिंग लॉग ऑफ एवरेज कैश से उसने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, वो प्रॉक्सी यूज की हुई है। करंट रेशियो उसने कैसे कैलकुलेट किया, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी से। सीईओ का टेन्योर कैसे कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ इयर्स सर्व एज अ सीईओ जो तो ये सारी जितने भी वेरिएबल्स उसने यूज किए हैं उसकी मेजरमेंट्स उसने मेथडोलॉजी में दी हुई हैं। उसके बाद फर्दर आए, उसने फिर स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए हुए हैं। ये टेस्ट अभी आपको नहीं आते होंगे, इसको मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन जब आपको आ जाएंगे तो आपने उसी स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो कि रिग्रेशन ही होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू रन होते हैं, कोई मैनुअली कैलकुलेट नहीं किए जाते, उसकी इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगी। और यूट्यूब पे रिग्रेशन पे पूरे पूरे लेक्चर्स अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब स्टैटिस्टिकल टेस्ट का रिजल्ट आ गया। फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट है, ये तो वैसे खैर रेंज है, लेकिन स्टैटिस्टिकल टेस्ट का रिजल्ट, ये टेस्ट के रिजल्ट है एक्चुअली। अच्छा, अब इस टेस्ट
उसको लेमैन और रेगुलेटर तो नहीं समझ सकता, तो रिसर्चर अब इसको एक्सप्लेन करेगा कि इसका मतलब क्या है कि ये टी एन अगर का बीटा अगर पॉजिटिव है तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसी तरह ग्रोथ का बीटा अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, इसको वो इंटरप्रेट करेगा आसान अल्फाज में, आसान लफ्जों में, वेरिएबल्स की टर्म में, कि वो बताएगा कि इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वर्किंग कैपिटल पे रिलेशनशिप है या वर्किंग कैपिटल से रिलेशनशिप नहीं है, जो भी है वो उसको आसान अल्फाज में समझाएगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सीओ डुअलिटी एंड अकाउंट रिसीवेबल, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फर्म एंड अकाउंट रिसीवेबल। तो उसने उस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट को इंटरप्रेट किया हुआ है अपनी स्टडी में, ताकि एक लेमैन भी समझ सके, हर बंदे को रिग्रेशन समझ नहीं आती। ये सारा कुछ इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन में होता है। फर्दर उसने ये सारा कुछ उसने सारे वेरिएबल्स के लिए किया हुआ है, एक एक वेरिएबल। यहाँ पे एज आई सेड कि मेरा काम आपको पेपर समझाना नहीं है बल्कि फॉर्मेट समझाना है कि रिसर्च पेपर का फॉर्मेट एक्चुअली होता क्या है। तो उसने जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका जो भी रिजल्ट आया उसको उसने क्लासिक एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। ये चीज कंक्लूजन में की जाती है। और उसके बाद एंड में उसने डिस्कशन की हुई है। डिस्कशन में उसके बारे में लेमैन के लिए लिखा होगा डिटेल, और जो प्रीवियस स्टडीज है उनके रिजल्ट से उसने इसको लिंक किया होगा, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अच्छा, किसी पेपर में आपको डिस्कशन और कंक्लूजन अलग अलग नजर आएंगे, किसी पेपर में कंक्लूजन और डिस्कशन एक ही साथ नजर आएंगे। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसके अलग सेगमेंट बनाना चाहते हैं या एक ही रखना चाहते हैं। अगर अलग रखेंगे तो उसमें डिस्कशन की फॉर्म में होगी, और इसमें कंक्लूजन जो है वो यूजर के पर्सपेक्टिव से दे दिया जाता है कि इसका फिर फायदा क्या होगा। उसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन में बता दिया जाता है कि जो रिजल्ट आया उसकी डिस्कशन की जाती है कि इसका इफेक्ट कैसे बनता है, और उसके बाद उसका फायदा क्या होगा, कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, इसका मतलब क्या निकलता है, ये सारा कंक्लूजन में बता दिया जाता है। अच्छा, आखिरी चीज लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होती है, हर स्टडी की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। जैसे जैसे उसने शुरू में कहा कि मैंने 500 फर्म्स का डेटा लिया लेकिन सारा का सारा यूजेबल नहीं था, तो ये भी एक स्टडी की लिमिटेशन है। किसी भी स्टडी की कोई भी लिमिटेशन हो, जो चीज आप एड्रेस ना कर पाए वो लिमिटेशन में लिख दी जाती है। जैसे ये सेगमेंट चलने में पढ़ लेते हैं। This study is limited to the sample of American manufacturing firm. The finding of the study could only be generalized to firms similar. उसने कहा इसकी लिमिटेशन ये है कि मेरा जो सारा एनालिसिस जो रिसर्च है वो अमेरिकन फर्म्स पे है, तो इसकी स्टडी जनरलाइज सिर्फ उन फर्म्स में हो सकती है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इन फर्म्स से सिमिलर है। अगर पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट के जो पैटर्न है वो अमेरिका से फर्क है, तो ये सारे रिजल्ट पाकिस्तान में नहीं अप्लाई किए जा सकते। एक लिमिटेशन ये होगी। इन प्रैक्टिस देयर मे बी इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ऑफ द फाइंडिंग, फॉर एग्जांपल सीईओ डुअलिटी में इम्प्रूव कैश कन्वर्जन एफिशिएंसी इन वन कंपनी। फिर उसने कहा कि वैसे तो मेरा जिस तरह इसका रिजल्ट निकला है कि सीईओ डुअलिटी से कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव होता है, लेकिन वो कह रहा है कि हो सकता है कि मोस्टली में ऐसा हो जाए, लेकिन कोई एक आध कंपनी ऐसी भी हो जिसके अंदर ये ऑपोजिट हो जाए, तो ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है। और उसने फिर फ्यूचर रिसर्च करने के लिए डायरेक्शन भी दी थी। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये आपको लीड करेगा कि आपने क्या करना है। अब अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आपको ये लीड करेगा कि आपने पेपर तो पढ़ लिया, अब आपने रिसर्च करनी है, आपको टॉपिक का आइडिया नहीं हो रहा। ये जो सेगमेंट है ना, ये नॉर्मली लीड करता है रिसर्चर को कि करना क्या है। उसने कहा further research should investigate generalization of the finding beyond the American firm. Important control variables such as industry sector from different countries, board composition should also be included. अब ये आपको लीड कर रहा है। एक तो आप किसी और कंट्री में ये रिसर्च कंडक्ट कर लें और साथ में कुछ और वेरिएबल ऐड कर दें, जैसे कि इंडस्ट्री और इंडस्ट्री सेक्टर्स का जो किसी भी कंट्री का वेरिएबल है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक और वेरिएबल यूज करें, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक और यूज करें, जिनको हम डमी वेरिएबल बोलते हैं, जो आप रिसर्च में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वो यूज कर लें। बोर्ड कंपोजिशन इसके अंदर नहीं यूज की गई, तो बोर्ड कंपोजिशन भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मेजर एस्पेक्ट है, उसको आप किसी तरह यूज करें। तो ये आपके लिए वो डायरेक्शन है जो अगर आप टारगेट कर लें तो आप भी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस पे आपका मेजर फोकस होगा। और लास्ट रेफरेंसेस सिंपल, आपने जिन जिन ऑथर का पेपर पढ़ के अपनी थ्योरी को कंस्ट्रक्ट किया है, जैसे कि यहाँ रेफरेंस, उसका फुल रेफरेंस एंड में आएगा, शॉर्ट रेफरेंस मिड ऑफ द टेक्स्ट आता है।
तो सिंपली जो रेफरेंस देने का तरीका है वो एपीए फॉर्मेट है। एपीए फॉर्मेट आप गूगल करके डाउनलोड कर लें और आपको पता लगेगा कि रेफर कैसे किया जा सकता है। बेसिकली आप देख लें कि नॉर्मली ऑथर का नाम सीक्वेंस में आता है, सेकंड नेम जो सर नेम होता है वो पूरा आता है, कॉमा के बाद फर्स्ट नेम का इनिशियल आता है, और जितने भी ऑथर हैं वो कॉमा के साथ या एंड के साथ सेग्रीगेट हो रहे होते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाता है, कॉमा आ जाता है। इटैलिक में आप लिखते हैं जर्नल का सॉरी पेपर का नाम, यहाँ शायद इसने बुक को रेफर किया हुआ है इसलिए इसका नाम इटैलिक्स में आ रहा है। वैसे अगर आप ये देखें ये रिसर्च पेपर है तो पेपर का टाइटल जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, जर्नल का नाम इटैलिक में आएगा, फिर कॉमा के बाद किस वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, किस नंबर पे पब्लिश हुआ है और किन पेजेस पे, पीपी का मतलब है पेजेस, और ये किस पेज से किस पेज तक ये वाला आर्टिकल था। ये इसको रेफर करने का तरीका होता है जो आप एपीए स्टाइल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा बेसिक बात यही है, मैंने इसको इसलिए जल्दी और कम एक्सप्लेन किया है क्योंकि आप में से कुछ लोग एचआर के हैं और कुछ लोग फाइनेंस के हैं। ये पेपर के जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि, या मैं कहूँगा कि डिटेल है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, वो डिस्कस करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये पता हो कि रिसर्च पेपर देखने में कैसा होता है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक्चुअली होता क्या है, ताकि आपको इस पहले सेमेस्टर में इतना आइडिया हो जाए कि रिसर्च पेपर होता क्या है। तो ये मैंने दिखा दिया है। अब आप इसको थॉरोली रीड करें और जो जो चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई हैं कि रिसर्च पेपर की रिक्वायरमेंट ये होती है, उसको और इसको लिंक करें एंड देन यू मस्ट कम अप विद द क्वेश्चंस। फिर मैं आपको एड्रेस करूंगा, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। ये जो टॉपिक है ये इतना इजी नहीं है जितना कि एक थ्योरेटिकल हमारा कोर्स वर्क का टॉपिक था, ये उससे मुश्किल है क्योंकि ये आपने पहले काफ़ी लोगों ने रिसर्च पेपर देखा नहीं होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू क्वेश्चंस। तो आप आराम से डिटेल में इसको पढ़ें, जो मैंने क्लास में आपको रिसर्च पेपर के बारे में बताया उसको पढ़ें, इन दोनों को लिंक करें और फिर कम अप विद द क्वेश्चंस, और जो आपकी क्यूरीज हैं वो मैं सॉल्व करूंगा।